नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी उपचुनाव से पहले यूपी में माहौल एक बार फिर योगी बनाम अखिलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने कई मसलों पर आपको बता दें कि योगी सरकार को निशाने पर लिया है और ऐसे में पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा 2 दिन में संपन्न कराने के निर्णय के विरोध में जारी प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी जी हाँ, उन्होंने कहा है कि माहौल योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हो गया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष के अंदर उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते रहे। सालों साल रिक्तियां या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आरोप लगाया कि बीएचयू में हुए दुष्कर्म के आरोपियों का फोटो मुख्यमंत्री के साथ हैं और ऐसे में प्रदेश में महिलाएं भाजपाइयों के कारण सुरक्षित नहीं हैं। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, हमला बोला है। दरअसल कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और नेता पुलिस और प्रशासन पर मतदाताओं को डराने धमकाने और उनकी ईद जब्त करने के आरोप लगा रहे हैं। उपचुनाव के संदर्भ में आइए अखिलेश के आरोपों को भी समझते हैं कि उनका मतलब क्या है। दरअसल ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव में आखिर क्या मुद्दे हैं और सियासी समीकरण आखिर कैसे हैं। तो उपचुनाव से पहले योगी बनाम अखिलेश परीक्षा बहाना योगी पर निशाना। दरअसल ये यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि उपचुनाव का चक्रव्यूह यहाँ पर रचा जा रहा है और कौन किस पर भारी है इस पर सभी की निगाहें हैं। चुनावी समीकरण अखिलेश के आरोपों में कितना दम, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे क्योंकि जो हालात और जो सिचुएशन है उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है टक्कर बहुत बड़ी और कड़ी है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ चंचल यादव जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी राज जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो माहौल है वो पूरी तरह से योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हो गया है। पहले तो रिक्तियां निकलती नहीं है, निकलती है तो घालमेल उसमें हो जाता है। और ये भी आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो गई है। ये जो तमाम आरोप अखिलेश की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे सर? मुझे लगता है कि अखिलेश जी भाप रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। जिस अलाई के साथ में इनका गठबंधन है, इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस मुख्य रूप से है, तो उसकी कारगुजारी है और जिस तरीके से हरियाणा में उनकी बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, कश्मीर में भी बहुत बुरी तरीके से वो हारे हैं, तो वो सब चीज देख करके मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी उनको पूर्वाभास हो रहा और इसी कारण तो उन्होंने आनंद फानंद में देखा कि शुरू में अपनी सीटें भी घोषित कर दी थी। आज एक भी जो है कांग्रेस को सीट उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये परछाई जो है उनके लिए घातक हो रही है। जिस चीज से वो डर रहे हैं, नाम तो योगी जी का ले रहे हैं, मगर वो भय जो है वो इनको कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस की जो कारगुजारियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है अखिलेश जी को भयभीत कर रही है। मोदी जी और योगी जी का जो काम है उसके सामने ये कहीं टिकते हुए अपने आप को नहीं पा रहे हैं। इस कारण से वो भय में
तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जनता पूरी नजर रखे हुए और इस बार बहुत बुरी तरह शिकस्त देने वाली है समाजवादी पार्टी। ठीक है, चंचल यादव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राज शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? चंचल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी मैडम जी चंचल जी, देखिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम से और मोदी जी के काम से घबरा गए हैं अखिलेश यादव और अपनी स्थिति का आकलन करते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए मैडम, अब जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि मोदी जी के काम से और योगी जी के काम से घबरा गए, तो इसका मतलब इन्होंने 2 करोड़ का रोजगार का वादा पूरा कर दिया होगा, इन्होंने 100 स्मार्ट शहर बना दिए होंगे, इन्होंने आदर्श गांव बना दिए होंगे, इन्होंने 100 दिन के अंदर कालाधन भी ला दिया होगा, इन्होंने 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान दे दिया, इन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी है। तो हम लोग तो घबरा ही जाएंगे, इतने सारे काम कर दिए इन्होंने, तो घबराने वाली बात ही है। लेकिन ये जुमलेबाज झांसेबाज लोगों से पूछो जरा आप कि बताओ कि आप जिस तरीके से केवल और केवल बांटने की राजनीति कर रहे हो, आप बताओ मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके बैठता है, वो किसी धर्म शास्त्र या किसी कोई महाकाव्य की शपथ नहीं लेता है। कैसे बांटने की बात कर रहे हैं, बताइए ना, कैसे बांटने की बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो हम एक सेकंड, जो वो ये कह रहे हैं कि हम तो जी ये योजना चला रहे हैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा है क्या? अब मैडम, मैंने तो बोला ना आपको, मैंने आपको बोला कि आपने देखा होगा हमारा नौजवान साथी, इनसे अगर पूछा जाए उसमें क्या हिंदू का मुसलमान, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हो आप, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, आप बताओ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस सरकार का रवैया, जो बट बूट बेल्ट के आधार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और दमनकारी नीति जो इनकी रही है। ये अनुपयोगी सरकार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सी बात कही कि योगी सरकार नहीं है, ये अनुपयोगी सरकार है। आप बताओ, हम लोग तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग रहे हैं, हम लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप उन नौजवान से पूछिए जो 3-3, 4-4 साल से बैठा पड़ा हुआ है कि उसके पास जॉब आ नहीं रही है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, और जो आ रही है सब भ्रष्टाचार की भेंट चले जा रही है। इस सरकार से अगर हम पूछें कि आप ये बताओ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, भूख भ्रष्टाचार का माहौल बनाने में नंबर 1 है, पिछड़ों के साथ अन्याय करने में नंबर 1 है। आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें कि पूरे प्रदेश में पिछड़ों के साथ अन्याय इस लेवल का है कि बीजेपी में सत्तारूढ़ का विधायक योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति लतियाता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है, कचहरी में पुलिस के सामने, शासन प्रशासन के सामने, और वो बेचारा वो विधायक अपना FIR 10 दिन तक नहीं लिखा पाया। क्या बात करोगे ये लोग, क्या बात करेंगे ये लोग? ये केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी पार्टी को दिखाता है क्या? अभी इनसे पूछ लो, जवाब दे पाएंगे क्या? मेरे नंबर 1 सरकार है, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। देखिए, केवल इनको गुमराह करना है। मैंने कहा ना कि ये खुद बोले ये सब चीजें पूरी हुई हैं, जो हमने वायदे किए उससे ज्यादा हम पूरा कर चुके हैं, और नए वायदे हमने जो तीसरे सेशन में इन्होंने ना कहा कि हमने कोई मांगे पूरी नहीं की है। नहीं, रोजगार का मसला तो एक इम्पोर्टेंट है ना सर, हमने पूरी की है, इसलिए हम तीसरी दफा जो है ना, लगातार तीसरी दफा केंद्र सरकार में मोदी जी तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसलिए जो इनकी बात है वो जुमला है, हमारी बात तो 100%, हमारे तो काम जो है 100% जमीन पर जाना है। इसलिए सरकार, जो जनता है वो हमें चुन चुन करके भेज रही है। अभी लोकसभा में आपने आपस में पेट थपथपाई, हरियाणा तो आपने घोषित कर दिया कि हरियाणा में हम बहुत दिलचस्पी कर पाए, तमाम तरीके के आपने दुष्प्रचार करने के प्रयास किए, मगर उसके बावजूद हरियाणा का वो किसान जिसको आपने सड़क पर बैठा करके परेशान करने की कोशिश की, पहलवान के आप नाम पर आप नहीं, ये कहाँ तक जायज है? जहाँ आप जीत गए वहाँ तो हमारा काम बोला, लेकिन हमें चुना। नहीं, जहाँ आप जीत गए वहाँ तो हमारा काम बोला, और जहाँ हम हार गए वहाँ विपक्ष ने बरगलाने की कोशिश की। ये कहाँ तक जायज है शांत प्रकाश जाटव जी? फिर से बोलना, सुन नहीं पाया। जहाँ हम जीत गए वहाँ तो हमारा काम बोला, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, और जहाँ हार गए वहाँ विपक्ष ने बरगलाने की कोशिश की या बरगलाया। आपने लोकसभा चुनाव में आपने कहा ना कि इन्होंने गलत मैसेज जनता तक पहुँचाया। आप बताए ना मुझे, कहाँ हारे हम?
कहीं नहीं आ रहे हैं। नहीं, जहां लोकसभा चुनाव में आप 2014-2019 की लोकसभा तुलना में चुनाव क्या में 2024 में उतनी सीटें लेके आ पाए सर? कोई बात नहीं, लोकसभा सीट में हम 8 ऐसी, कांग्रेस 8 ऐसी स्टेट है जहां पर खाता भी नहीं खुल पाई है। 8 सीटों पर जो पूरे देश को शासन करती थी। और आपने एक झूठा नैरेटिव गढ़ के कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो कुछ लोगों को गुमराह किया, जिसको हरियाणा चुनाव में लोगों ने नकार दिया पूरी तरीके से। और अभी देखना कि जो विधानसभा के जो 50 उपचुनाव हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या नाम है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप देखना। और मैं एक बात और बता दूं, प्रियंका जी की सीट भी खतरे में है, उस पर भी ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वहां पर भी इनको हार दिखाई दे रही है। तो स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत परेशान है, और इसलिए जो है ना ये बौखलाहट में अनाप शनाप जो है बातें बोल रहे हैं। ठीक है, राज शर्मा जी क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भले ही तमाम तरह के बयान आते हो, लेकिन आप लोगों ने जनता को बरगलाने की पूरी तरह से कोशिश की। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये कह रहे हैं कि देखिए प्रियंका अपनी सीट बचा ले, यही काफी है। हालात तो वो भी ऐसे नजर नहीं आ रहे, भले ही आप बरगलाने की कोशिश करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, सोच समझ के वोट देगी। मेघा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और इनके नेताओं की स्थिति पता कैसी है? हाँ। जो हम घर में 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार लेके आते हैं ना, लेकिन वो 2 दिन बाद इधर चले जाती है, उधर चले जाती है। हाँ। ना बच्चे को पता चलता है किधर जा रही, ना चलाने रिमोट पकड़ने वाले उसके पापा या मामा या चाचा को। ठीक इसी प्रकार अभी मैं शांत कुमार सिंह की बात सुन रहा था कि ऐसे नहीं कि हमें तीसरी बार चुन लिया गया, ऐसी नहीं कि हमें दूसरी बार चुन लिया गया। आप किस मुंह से लालू जी को गलत कहते हो, किस मुंह से अखिलेश जी को गलत कहते हो, किस मुंह से कांग्रेस को कहते हो? कांग्रेस ने 65 साल सत्ता चलाई, आप किस मुंह से कह सकते हो? अगर इलेक्शन जीतना ही अगर सही पैमाना है तो भाई हम लोगों ने भी तो जीता है, हम लोग को गलत कहने का अधिकार आपको कहां से मिल गया? और आप कहते हो बटेंगे कटेंगे। अरे बटेंगे कटेंगे, मैं तो कह रहा अगर आप लोगों की सरकार 1-2 टर्म और आ गई ना, आदमी सुसाइड करेगा बच्चा। मुझे तो जाटव साहब ये बताए ना, 2014 में जिस लड़के ने पहली बार 18 साल का हुआ था, और 18 साल का भी वोट तब दिया था जो कि राजीव गांधी जी ने ये कानून बनाया था। आप 18 साल के बाद, मैं दावे के संग कहता हूँ 95% लड़का 28 साल 29 साल का हो रहा है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला। जो बुजुर्ग थे, जो 14 में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन की तरफ आए थे, उनको अब रेलवे का कोटा खत्म कर दिया। आप विडंबना इस देश की देखिए ना, कि हिंदू डीजीपी, हिंदू जनरल, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, फिर भी राज शर्मा खतरे में, फिर भी राज शर्मा को जान का खतरा है। आप करते कुछ नहीं हो और बरगलाने का काम ज्यादा करते हैं। मैं कहता हूं ये एक मुख्यमंत्री के मुंह से, मैंने वोट नहीं दिया उन्हें, मैं उत्तर प्रदेश में हूं, मगर क्या वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं है? लेकिन मुझे दुख होता है जब ये मुख्यमंत्री अनगलत बातें बोलते हैं। ये कटोगे बटोगे एक शक्तिशाली व्यक्ति का है, और वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं जब आदमी शक्तिशाली हो तो विनम्र होता है। मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन लो, पहले फिर भी ये इतने गलत नहीं देते थे। अब इन्होंने योगी जी थोड़ा सा आजकल मुझे लग रहा है टेंशन में है, वो अगर नहीं बोल रहे तो ये बोल रहे हैं। देश को और प्रदेश को ये पसंद नहीं आ रहे। मेघा जी, मैं दावे के संग कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस करना होगा ना। अब देश ने तो अपना फैसला सुना दिया, प्रदेश क्या कहता है इसके लिए? प्रदेश में ये सोच लीजिए 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, ये पहले तो मैं बता दूं आपको, लिख लीजिए तारीख समय सनद रहे, 9 की 9 सीटें नहीं होगा ना, ऐसा है क्या? श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। राज शर्मा जी कितनी जीत रहे हैं ये पूछो। अरे मेरा लोग बात ही नहीं समझ रहे। राज शर्मा जी को छोड़ो, आप लो इंडिया गठबंधन की अगुवाई मैं ही तो कर रहा हूँ। अरे मैं 9 सीट लड़ रहा हूँ, बोलो आप प्रूफ करो। आप अभी सपा के नेता भी बैठे हैं प्रवक्ता, अगर ये कह दे कि नहीं ये मेरा वो मेरे हैं प्रत्याशी, मैं कह रहा हूँ मेरे प्रत्याशी है, मुझे आप बताओ, करवाओ सपा से। शर्मा जी आपको काट दिया। जाटव साहब एक मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं कह रहा हूँ 9 की 9 प्रत्याशी मेरे हैं। एक भी टिकट नहीं आप बताओ, आप कैसे, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने क्यों हो रहे हो? Who are you to give the certificate?
अरे भाई मेरी बात नहीं समझ, हे भगवान कभी तो सुधर जाओ। अरे अब सुधरो। समाजवादी पार्टी सारी सीटें देंगे। एक्चुअली आप लोगों को समझ पता क्यों नहीं आती है मेघा जी? इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, किसी की देश की जनता की और देश के अलग पार्टी के नेताओं की बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये अपने आप को 2014 के बाद पैदा हुआ मानते हैं। और मेरा मानना है जो 2014 के बाद पैदा हुआ वो बालिग नहीं हुआ, वो नाबालिग है। और या तो शांता कुमार जी एक बात कह दें कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 2014 से पैदा होना भारत में पाप समझा जाता था, अगर शांता कुमार जाटव साहब पाप समझते थे तो ये नाबालिग हैं, और अगर अपने को गौरवान्वित फील करते थे तो मैं इनको बालिग ट्रीट करूंगा। जवाब दें शांता कुमार जाटव साहब। बौखलाहट 9 में से चंचल जी आपको कांग्रेस में। अरे आप इतना बता दो, मैं हर बार आपसे एक सवाल जरूर कहता हूँ। अरे शांता कुमार जी आप ये बता दो, अपने को बालिग समझते हो तो आप कहो कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनसंख्या की बेइज्जती करी, सांपों का देश, बिच्छू का देश कह के इन्होंने एक बात कही कि सांप और बिच्छू, यही लोग सांप और बिच्छू हैं। मेघा जी यही भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सांप और बिच्छू हैं। इस बीच चंचल जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से, जल्दी से। देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी झूठ बोलते हैं। खैर इन लोगों का झूठ बोलने का इतिहास है, ये बड़ी बड़ी प्राचीरों से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं। इनको बाकायदा झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री कहते थे झूठ 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बोलते रहो, चिल्लाते थे, ट्रेन किया था इनको। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने एक बात कही कि हम लोगों ने जो वादे करके आए थे उन वादों से ज्यादा काम किया। मैंने इतने वादों का नाम गिनाया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्काइप पे बैठा हूँ, लेकिन कम से कम एक बार तो बोल देते कि भैया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार डीजल पेट्रोल 35 में दिलवाएंगे, गैस सिलेंडर 400 से बहुत महंगा लगता था वो 400 के नीचे दिलवाएंगे। बताओ इनको घर में डांट पड़ती कि नहीं पड़ती है? इनके घर में भी अगर इनकी शादी हो गई होगी, बाल बच्चे होंगे तो डांटते होंगे, बताओ पापा कौन सी पार्टी के नेता हो जो आप 400 का गैस सिलेंडर 1200 में खरीदवा रहे हो। मुझे पता है, 10 दिन का जानता हूं मैं, बहुत सारे भाजपाइयों को जानता हूं मैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ वाजिब सवाल है। सवाल ये वाजिब है कि जो आज हमारा नौजवान साथी जिनका भविष्य आधार में लटका रखा है बीजेपी के लोगों ने, आज वो नौजवान हमारा सड़कों पर है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नौजवान जब सड़कों पे है तो देश का भविष्य सड़कों पर है। मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं जो नौजवानों ने इलाहाबाद की बहुत तगड़ी छान रखी है। हर ओर छिड़ी है मनमानी, हर ओर कुहासा छाया है, हर आंख में रेत उछाली है, हर सूरज को ढकवाया है, हर सोच पे डाली जंजीरें, सब बोलने वाले गिरवी हैं, सब बाजू कुंड पड़े हैं क्यों, सारी आवाजें बंदी हैं, तेरी सोच को काबू कर आवाज पे ताले जड़ के, वो करना चाह रहा है तेरी नस्लों को बर्बाद, बोल बगावत जिंदाबाद, बोल बगावत जिंदाबाद। जो कलम छीनने वाले हैं वो ये उस हाकिम के पाले हैं जिसने मनसब पर बैठ जुल्मत के तौर निकाले हैं। अब कौन लड़ेगा मरने तक, अब कौन चलेगा गिरने तक, किस बाजू पर हम नाच करें, अब कौन बुझेगा जलने तक। अब तो चुप्पी तोड़ दे अपनी यार इलाहाबाद, बोल बगावत जिंदाबाद, बोल बगावत जिंदाबाद। शांता कुमार जी कम से कम मन से एक बार बोल दो कि गलत हो रहा, अन्याय हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां भी माफ नहीं करेंगी। पूछेंगे लोग, बताओ कौन सी पार्टी के नेता थे जब देश बिक रहा था, देश को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही थी, नौजवानों को उनके पैरों में बेड़ियां लगाई जा रही थी। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके आरोपों में इतना दम है तो जनता तो विश्वास आप पे भी नहीं कर रही है ना सर? नहीं मैडम 2022 में भी क्या रहा आप बताइए ना, और 2024 में भी क्या रहा उत्तर प्रदेश में, बताइए आप। तो वही हालात है ना कि जनता तो विश्वास आप पे भी नहीं कर रही है। नहीं क्यों नहीं कर रही मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अगर विश्वास नहीं कर रही होती मैडम तो उत्तर प्रदेश में आज हम लोग 44-45 सीटें नहीं होते, वो भी बीजेपी की बेईमानी करने के बावजूद। ये हर कोई जानता है। अभी एक सवाल कर रहे थे कि आदरणीय राजकुमार जी को, राज शर्मा जी को, आप मुझे बताओ हम इंडिया अलायंस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे 9 के 9 प्रत्याशी हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो आरएलडी को प्रत्याशी दे दिया है, आरएलडी बीजेपी से गया हुआ आरएलडी प्रत्याशी को टिकट दिलवाया इन्होंने, ये क्या बात करेंगे? इनको ही कहावत हमारे पूर्वांचल में बड़ी फेमस कहावत कही जाती है, सुपुआ हंसे हंसे चलनिया हंसे, जिससे वास्तव छेद। तो भारतीय जनता पार्टी की नाव में बहुत छेद हो चुके हैं, नाव उनकी डूबने वाली है। मैं बता दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए विजनलेस इंसान है,
उनके पास कोई विजन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, ऐसा कौन सा तबका है जो परेशान नहीं है? ये हमारे साथी बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, ये भी परेशान है, इनको भी घरों में डांट पड़ती है कि पापा महंगाई है, भाभी जी शिकायत करती होंगी, महिलाएं शिकायत करती होंगी। ठीक है, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। ठीक है, चंचल जी आ रहे ये बात तो है ना सर। अब जनता तो पूछेगी ना कि भाई इसी नारे के साथ आप 2014 में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आई 2014 में, 2019 में, 2024 में भी आ गई सर। लेकिन महंगाई की मार क्या खत्म हुई? क्या बंद हुई? क्या लोगों को रोजगार मिले? क्या किसानों के अच्छे दिन आए? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात आप लोगों ने की थी। मसले तो वही है ना सर। उसके बाद अगर आप ये कहें कि कोरोना ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन उसके पहले उसके बाद में क्या बदलाव हुआ लोगों की जीवन शैली में? देखिए, महंगाई का आज की डेट में जो आंकड़ा है वो 3.8%, जो कि हमेशा डबल डिजिट में रहा। ये है महंगाई कम होने का आंकड़ा। अगर आप स्वीकार करें तो आपको समझ में आना चाहिए। सब पढ़े लिखे हैं, बन भी सब पढ़े लिखे रहे, बन ही नहीं रहे हैं भी। जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में है, 3.8% आ रही है, सबसे कम है। इसके अलावा आप ये लगा लें कि 27 करोड़ टमाटर खरीद लो, धनिया ये सही के जो नए जो रजिस्ट्रेशन है 27 करोड़ हुए हैं। 27 करोड़ का मतलब है 27 करोड़ नई नौकरियां रजिस्टर्ड हुई। इसके अलावा इतनी सड़कें बन रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वो यूं ही नहीं हो रहा। आज हम दुनिया में नंबर 1 मुल्क है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। आज वो मोबाइल अयोध्या में भ्रष्टाचार किया उन्होंने, आपने याद होगा मैडम, वो गुजरात में एक ऐसी रोड बनाते हैं 2017 में जो 42 करोड़ की बनती है, और उसको 7 साल बाद 2024 में 7 साल फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च होते। भाजपाइयों का भ्रष्टाचार देख लीजिए आप। 144 जो बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। 144 में 122 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। यही क्यों पार्टी में शामिल है? यही क्यों सांसद बने हुए हैं? 3 देवर। अरे शांता कुमार जी, आपने नाम सुना अजीत पवार का, हेमंता बिस्वा शर्मा का सुना आपने? मैं आपको याद दिलाऊं कौन थे ये लोग जो हमेशा नफरत का जो है बीज बोने का काम कर रहे हैं झारखंड में? आपसे हेमंता बिस्वा शर्मा जी, स्कैम घोटाला आपको याद है? आप याद है आपको मुकुल राय के बारे में नाम सुना आपने? अशोक चौहान का नाम सुना, नारायण राय का नाम सुना, सुरेंद्र अधिकारी का नाम सुना, और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी के भगोड़े साथी विजय माल्या से लेकर मेहुल चौक से आपको ध्यान होगा, ये सारे के सारे भाग गए। ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, मैडम 9 सीटें इंडिया अलायंस जितने दिखाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।